शुरुआत कर लेते हैं आज के हमारी साइंस की क्लास के लिए। ठीक है, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? चैप्टर नंबर 3, धातु व अधातु। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? धातु व अधातु। अब तक हमने क्या पढ़ा? 2 क्लासेस की पहले हो चुकी है। हमने अब तक क्या पढ़ा है? धातुओं के भौतिक गुणधर्म। पहले धातु अधातु के हमने क्या पढ़ लिए थे? भौतिक गुणधर्म। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो थी अगली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? धातु अधातु के रासायनिक गुणधर्म। और प्रत्येक क्लास में हमने उनके क्रियाकलाप साथ में लिए, उनकी जो समीकरणें थी वो हमने साथ में ली। और अब आगे आज हम क्या पढ़ेंगे? धातु अधातु प्राप्त कैसे होते हैं, इसका निष्कर्षण कैसे किया जाता है, क्या क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाती है जिससे धातु को अलग किया जाता है। ठीक है, तो शुरुआत कर लेते हैं आज की क्लास को। अभी तक आप अगर नए हैं चैनल पर हमारे पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। जैसा कि आपको शुरू से कहता हूं, अपनी बुक साथ में लेके बैठना है। ठीक है, बुक साथ में लेके बैठेगा और पेन और कॉपी साथ में लिखने के लिए। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले आज धातु अधातु के बारे में कि धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, क्योंकि भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म हमने पढ़ लिए। धातुओं की प्राप्ति। तो धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है? धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, इसको समझने से पहले आप ये देखेंगे कि जब आप देखते हैं आपके गांव में जब मकान बनते हैं या कुछ भी ऐसी चीज होती है तो कहाँ से खोद के लाई जाती है? जमीन से। तो जमीन से जब जैसे आपने देखा कि पत्थर निकलते हैं, ठीक है, और साथ में कई सारे पदार्थ निकलते हैं, चूना हुआ, इस तरह से निकलते हैं। तो इसका मतलब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जो भी धातु अधातु है वो कहाँ से निकलेगी? पृथ्वी की भूप्रपट्टी के नीचे से। जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, तो पृथ्वी के जो नीचे का भाग है इस तरह से जितना नीचे होगा उतना वहां तक हमारे खनिज जो है निकलेंगे। तो धातु जो हो गए भूप्रपट्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है? भूप्रपट्टी, यानी धरती से नीचे के हिस्से में, धरती के भूप्रपट्टी के नीचे, धरती का स्थल है के नीचे स्थित कोई भी पदार्थ होंगे, स्थित धातुओं को हम क्या करेंगे? खनन करेंगे, खुदाई करेंगे। तो धातुओं को खनन के माध्यम से निकालते हैं। किसके माध्यम से निकालते हैं? खनन के माध्यम से। खनन के माध्यम से निकालेंगे। तो क्या हो गया? खनन के माध्यम से निकालते हैं। जो खनन के माध्यम से निकाले गए पदार्थ क्या कहलाएंगे? खनिज। क्या कहलाएंगे? खनिज। जो धातु या अधातु कुछ भी हो, धातु या अधातु कुछ भी हो, अगर हमने उसको खनन करके खुदाई करके निकाला है जमीन से, तो हम इसको क्या कहेंगे? खनिज। क्या कहेंगे? खनिज। ये खनन के माध्यम से निकला है। कहां से निकला है? भूप्रपट्टी से, यानी हमारी जमीन से निकला है। कहां से निकला है? जमीन से निकला है। तो जमीन से निकला है, क्या निकला है? खनिज। तो सबसे पहले तो समझ में आ गया खनिज क्या है, कि खोद कर या खुदाई करने के बाद में भूप्रपट्टी से निकाले गए धातुओं या धातुओं को, किसी भी पदार्थ को हम क्या कहते हैं? खनिज। तो खनिज पदार्थ क्या हो गए? हमारे धातु अधातु हो गए। अब किस अवस्था में निकलते हैं? जिस अवस्था में अब खनन करते हैं तो हमें किस अवस्था में तो मिलेंगे? जैसे हमने खुदाई की तो पत्थर कैसे मिलते हैं? ठोस अवस्था में मिलते हैं। इसी तरह धातु अधातु भी मिलेंगे में, पर किस अवस्था में मिलेंगे? तो आपस में क्या है? ये धातु, कुछ धातुएं ऐसी होती है जो जमीन के अंदर रहते हुए भी बिल्कुल मुक्त रहती है, मतलब बिल्कुल प्योर, उसको सीधा का सीधा निकाला और हमने काम में ले लिया। तो ऐसी धातु कौन सी होती है? सोना और चांदी। आगे आपकी किताब में ऐसे क्वेश्चन भी आएंगी कि ऐसी धातुएं कौन सी जिनको सीधे के सीधे मुक्त अवस्था में निकाला जा सकता है। तो जो मुक्त अवस्था होगी, मुक्त में कैसे? मुक्त होगी, स्वतंत्र होगी, अभी हम पढ़ेंगे डिटेल से। मुक्त होगी, स्वतंत्र होगी, तो वो कौन सी है? सोना, चांदी,
ठीक है। तो इनको क्या मुक्त अवस्था में निकाला जाता है, इनको मुक्त अवस्था में निकाला जाता है, जैसे के हैं जैसे ही निकलेगी। पर अवस्थाएं कैसी होगी, धातु धातु कोई भी होगी वो किसी न किसी रूप में होगी, और अवस्था को या कोई इसको रूप कर सकते हैं आप, क्या कर सकते हैं रूप, कि हमें किस जैसे हम खोदेंगे तो हमें कैसे निकलेगी ये और किस आधार पर दिखेगी। सबसे पहले हम इसको देखेंगे तो इसको क्या कहेंगे, अयस्क, क्या कहेंगे इसको, अयस्क। क्या कहेंगे इसको, अयस्क। सबसे पहले इसको हम क्या कहेंगे, अयस्क। खनिज खनन करेंगे, खनन एक प्रक्रिया हो गई, हमने खुदाई की, खुदाई करके अयस्क निकाला, क्या निकाला हमने, अयस्क। अयस्क क्या होता है, धातुओं का रूप जिसमें वह शुद्ध अशुद्ध अवस्था में होता है, धातुओं का वह रूप जिसमें वह अशुद्ध अवस्था में होता है या शुद्ध अवस्था में होता है। तो अयस्क ही एक तरह का हो गया। अब अशुद्ध मानेंगे इसको, क्योंकि शुद्ध रूप में तो केवल ये सोना और चांदी आ गया, तो अशुद्ध अवस्था में मिलेगा ये, ठीक है। तो किसी न किसी, अब अशुद्ध में ऐसा तो है नहीं कि पूरी की पूरी इसमें गंदगी आ रही है, मिट्टी आ रही, नहीं, मिट्टी के अलावा हो सकता है एक धातु किसी दूसरे धातु के साथ में जुड़ा हुआ हो सकता है ना, कि एक धातु किसी दूसरे धातु के साथ में जुड़ा हुआ हो। तुम जैसे निकालेंगे फिर इसको देखना पड़ेगा कि ये तो दो धातुएं एक साथ आ रही है, तो इसको अलग भी करना पड़ सकता है। तो धातुएं प्रकृति से किस अवस्था में निकलती है, अयस्क में। किस माध्यम से, खनन करने के माध्यम से, और खनन करके निकालते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, खनिज। तो खनिजों की भी निश्चित एक क्षेत्र होता है, जैसे किसी कहीं पर कौन सा खनिज मिल रहा है, कहीं पर कौन सा मिल रहा है, तो वो आपको आगे हम देखने को मिलेगा। जैसे सामाजिक की बुक पढ़ोगे ना आप, तो उसमें देखने को मिलेगा कि कौन से स्थान पर कौन सा खनिज प्राप्त होता है। तो राजस्थान में हो या भारत में हो, आपको अलग अलग क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि कौन से क्षेत्र में क्या निकलता है, ठीक है। तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया। सबसे पहले जमीन की खुदाई हुई, धरती की खुदाई हुई। जैसे मान लो धरती को खोदा तो खनन प्रक्रिया हो गई, खुदाई करने के बाद में खनन प्रक्रिया, और खनन प्रक्रिया से जो पदार्थ निकले खनिज, अगर वो धातुओं के रूप में है कोई भी, तो उसे क्या कहेंगे, अयस्क। धातु मिलेंगे तो क्या कहेंगे, अयस्क। अयस्क जो निकलेंगे, अब उनसे हम क्या प्राप्त करेंगे, धातु। अयस्कों से हम क्या प्राप्त करेंगे, धातु। सबसे पहले तो समझ में आ गई मुक्त अवस्था में कि बिल्कुल सीधा का सीधा हम निकाल कर काम में ले सकते हैं, अयस्क में प्राप्त हुए। अब अयस्क होगा तो अयस्क आने के बाद में ऐसा तो है नहीं कि हम आते ही छाट लेंगे, ये तो है नहीं कि एक साथ आ गया आपने कि चलो ये कॉपर आ गया, कॉपर को निकाल लिया, ठीक है, ये कोई साथ में कोई आयरन आ गया, लोहा आ गया, लोहे को निकाल लिया अलग अलग, तो नहीं। अयस्कों को क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जैसे मान लो ये एक ट्रक है, क्या ये एक ट्रक है, तो ये ट्रक हो गया एक, ठीक है। तो इस ट्रक के माध्यम से जैसे खनिज इसमें इकट्ठा होकर आएगा, किसमें आएगा, जहां पर खुदाई होगी, खुदाई होने के बाद में यहां पर इसके माध्यम से, जैसे मान लो कोई भी गाड़ी है, इसको कहेंगे ट्रक। तो खुदाई होने के बाद में जिस स्थान पर खुदाई होगी वहां पर अयस्क जो निकलेगा, साथ में खनिज पदार्थ जो भी निकलेगा वो यहां पर आएगा, तो यहां पर इसको कहेंगे खनिज, या साथ में बोल सकते हैं अयस्क। अयस्क कहाँ जाएगा, फैक्ट्रियों में। कहाँ जाएगा आगे, फैक्ट्रियों में। फैक्ट्रियों में जाने के बाद में क्या होगा, वहां पर इनका सांद्रण होगा, क्या होगा, सांद्रण होगा, या कह सकते हो एकत्रीकरण होगा। क्या होगा, एकत्रीकरण होगा। क्या होगा, वहां पर एकत्रीकरण होगा। तो कुछ धातुएं तो अब देखो, अब जाते क्या करेंगे, जब सबके जो फैक्ट्री में सब कुछ एक साथ जाके इकट्ठा हो जाएगा, तो मान लो वहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो उनको क्या करेंगे, छाटेंगे। क्या करेंगे, छाटेंगे। और छाटते समय उन्हें पता लगेगा कि कुछ धातुएं तो ऐसी है जिनको हमें कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे उठाकर एक तरफ रखना है, तो वो तो हो गई मुक्त अवस्था में। मैंने आपको बता दिया, सोना हो गई, चांदी हो गई, प्लेटिनम हो गया, ठीक है। तो मतलब इस तरह की कुछ धातुएं आएगी जो शुद्ध अवस्था में आ गई, पर जो साथ में कुछ ना कुछ रूप में आई है अयस्क के रूप में, सबका अलग अलग होता है, ठीक है। कोई हेमेटाइट है, कोई बॉक्साइट है, तो अलग अलग आ गया। अब उनको क्या करेंगे, तो किस किसी अवस्था में आ सकती है, मान लो जैसे हो गया कोई कॉपर ऑक्साइड हो गया, कोई कॉपर ऑक्साइड हो गया, कोई मान लो सिल्वर ऑक्साइड हो गया,
वो कौन सा हो सकता है, सिल्वर सल्फाइड, ऑक्साइड, इस तरह से अलग अलग हो गया, तो सिल्वर ऑक्साइड भी हो गया। तो इस तरह से अलग अलग तरह से हमें प्राप्त हो सकती है। तो ये वहां पर जाने के बाद में क्या क्या प्रक्रियाएं होगी उसको एक सारणी के माध्यम से हम समझेंगे, क्योंकि यहां तक तो ये सांद्रण हो गया, एकत्रीकरण हो गया। कहां पर हो गया, मान लो किसी फैक्ट्री में हो गया। क्या हो गया, मान लो किसी फैक्ट्री में ये ट्रक भर के ले आया साहब, कहां पर, फैक्ट्री में। अब ये फैक्ट्री के अंदर मान लो कोई एक मजदूर है, वो क्या करेगा, इनको सबको अलग अलग करेगा। किस तरह से करेगा उसको हम समझेंगे उनके कार्य के आधार पर। कैसे कि जो सबसे अधिक क्रियाशील होंगे, अब उनको इस तरह से छांटेगा कि जो सबसे अधिक क्रियाशील होंगे उनको पहले करेगा, जो सबसे कम होंगे उनको बाद में करेगा। ठीक है, तो वो अलग अलग तरीके से उनको छांटने लगेगा। तो किस तरह से छांटेगा, देखो इसको कहेंगे हम धातुओं का निष्कर्षण। क्या कहेंगे, धातुओं का निष्कर्षण। तो ये जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले देखो ये देखिएगा, एक श्रेणी बना दी हमने अलग अलग, सक्रियता श्रेणी। क्या बना दी हमने, सक्रियता श्रेणी। इससे हमें यह पता लगेगा कि कौन सी धातुएं तो सबसे ज्यादा सक्रिय रहेगी, कौन सी धातुएं निष्क्रिय रहेगी। सक्रिय होने वाली क्या कहेगी, जल्दी से क्रिया कर लेती है, और जो जल्दी से क्रिया कर लेती है उनको जल्दी से मुक्त किया जा सकता है, और जो बाद में क्रिया करेगी उनको अलग तरीके से किया जा सकता है। तो सबसे पहले देख लीजिए, सबसे पहले क्रिया कौन कर सकती है, सोडियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, और एल्यूमिनियम हो गया। तो यहां तक समझ में आ गई, एल्यूमिनियम हो गया। अब देखो धातु में वापस जो मध्यम होगी, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ठीक है, और लेड हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया। अब कौन सी रहेगी, ये तो होगी मध्य, इसको क्या कहेंगे हम, मध्य। इसको उच्च क्रियाशील, इसको क्या कहेंगे, उच्च क्रियाशील। तो क्रियाशीलता, क्रियाशीलता ये उच्च हो गई, ये मध्य हो गई। अब निम्न की बात करेंगे, तो निम्न कौन कौन से होंगे, पारा हो गया, सिल्वर हो गया, ठीक है, और ओरम हो गया, इसको कहेंगे गोल्ड। ये गोल्ड है, सोना। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको, ये सक्रियता श्रेणी। अब इसका उपयोग कहां होगा अभी देखेंगे। ठीक है, आगे हम इसको एक सारणी के माध्यम से करते हैं कि किस तरह से करेगा। सबसे पहले इसको भी मिटा देता हूं मैं। धातु की प्राप्ति हो गई हमें, धातुओं की प्राप्ति हो गई हमें। सबसे पहले क्या हुआ, अयस्क हुआ। सबसे पहले क्या हो गया, अयस्क, क्योंकि हमने खुदाई की तो हमें क्या मिला, अयस्क मिल गया, अयस्क मिल गया। अब अयस्क का क्या हो गया, यहां पर सांद्रण हो गया, यहां पर एकत्रित हो गए, क्या हो गए, एकत्रित हो गए, सांद्रण हो गए यहां पर। तो इसको कहेंगे हम सांद्रण। क्या कहेंगे, सांद्रण। ठीक है, यहां तक आ गए। अयस्क क्या हो गया, सांद्रण हो गया। अब इसको तीन प्रकार से बांटेंगे। किसको, तीन प्रकार से बांटेंगे। सबसे पहले उच्च अभिक्रियाशील, सबसे पहले क्या कहेंगे, उच्च अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील। तो सबसे पहले कौन से होंगे, उच्च अभिक्रियाशील। तो जो सबसे ज्यादा क्रिया करने वाले हैं उनको हम अलग रखेंगे। उसके बाद में वो देखेगा कि मध्य क्रियाशील वाले भी है, तो वो क्या कहेगा, मध्य क्रियाशील। क्या कहेगा, मध्य क्रियाशील। जो कम क्रिया करते हैं, करते तो हैं पर वो कम क्रिया करते हैं, तो उनको एक अलग ही सारणी में रख दिया। तीसरा होगा कि निम्न क्रियाशील, जो कम क्रिया करते हैं, तो उनको कहेगा निम्न क्रियाशील, निम्न क्रियाशील। तो बहुत ही आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो, फैक्ट्री में जाने के बाद मजदूर क्या करेगा,
कि उच्च अभिक्रियाशील को अलग करेगा, मध्य क्रियाशील को अलग करेगा, निम्न क्रियाशील को अलग करेगा। अब वो देखेगा कि जो उच्च क्रियाशील धातु है उनको क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी के माध्यम से कर लेंगे, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया के माध्यम से अलग किया जा सकता है। तो ये इसको पता है मजदूर को कि विद्युत अपघटनी अभिक्रिया होती है, उसके माध्यम से हम क्या करेंगे, ठीक है, इसको क्या करेंगे, शुद्ध प्राप्त कर लेंगे। तो ये कौन से माध्यम में होगी, गलित के माध्यम से। किसके माध्यम से होगी, गलित के माध्यम से। मतलब विद्युत अपघटन कब होगा, जब वो धातु की इस अवस्था में होगी, गलित अवस्था में होगी, ठीक है। तो धातुओं के सल्फाइड जो गलन हो गए, अब यहां से ये क्या प्राप्त कर लेगा, शुद्ध धातु। यहां से क्या प्राप्त कर लेगा, शुद्ध धातु, यहां से ये प्राप्त कर लेगा शुद्ध धातु। अब बात करते हैं, चलो ये इसको उच्च क्रियाशील को तो गलित अवस्था में करके विद्युत अपघटनी अभिक्रिया कर लेगा। अच्छा, विद्युत अपघटनी अभिक्रिया क्या है, इसको समझाने के बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। अब इसको मध्य क्रियाशील में दो तरह के होंगे, एक वो जो सल्फाइड अयस्क बनाएंगे, कौन से अयस्क बनाएंगे, सल्फाइड, और एक कार्बोनेट। तो जो कार्बोनेट बनाएंगे उनको अलग करेंगे, कार्बोनेट अयस्क। तो ऐसे जो होंगे जो कार्बोनेट के साथ में अयस्क का निर्माण करते हैं उनको अलग छांट लेंगे। दूसरे कौन से हैं इसके पास में, सल्फाइड अयस्क वाले, सल्फाइड अयस्क वाले। तो सल्फाइड अयस्क को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे, ठीक है। यहां तक कर लिया, कार्बोनेट अयस्क को अलग कर लिया, सल्फाइड अयस्क को अलग कर लिया। अब देखो यहां पर इसको मैं थोड़ा सा रिएक्शन के माध्यम से समझाना चाहूंगा आपको, ठीक है। कार्बोनेट अयस्क, यहां पर देखिएगा कार्बोनेट अयस्क है, कोई भी कार्बोनेट अयस्क है, कोई भी कहिए, कोई भी क्या है, कार्बोनेट अयस्क है, उसको कार्बोनेट अयस्क है, उसको सीमित वायु में अधिक गर्म करने पर, जैसे मान लो सीमित वायु में क्या किया, इसको अधिक तापन करने पर, तापन करेंगे तो गर्म हो जाएगा, अधिक तापन करने पर, इसके नीचे जो शब्द आएगा ना उसके लिए समझा रहा हूं मैं आपको। कभी भी कार्बोनेट अयस्क है उसको सीमित वायु में क्या करेंगे, बहुत अधिक क्या करेंगे, गर्म करने पर, तापन करने पर, एक ही बात है, गर्म करने पर ये कार्बोनेट अयस्क किस में बदल जाएंगे, ऑक्साइड में। किस में बदल जाएंगे, ऑक्साइड में। किस में बदल जाएंगे, ऑक्साइड में। तो इस किस में बदल गए, ऑक्साइड में, ऑक्साइड में बदल गए। तो ये जो पूरी अभिक्रिया है, ये जो पूरी अभिक्रिया है ये क्या कहलाएगी, निस्तापन। क्या कहलाएगी, निस्तापन। क्या कहलाएगी, ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, निस्तापन। निस्तापन कहलाएगी, ठीक है। तो इसको अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो चलो, कार्बोनेट है इसका, कार्बोनेट कैसा होता है, CO3। कोई भी एक धातु ले लो, कोई भी एक धातु ले लो, चलो मध्य क्रियाशील के साथ में ही ले लेते हैं इसको, मध्य क्रियाशील के साथ में ले लेते हैं। कौन से, मान लो जिंक ले लिया हमने, क्या ले लिया, जिंक। इसका एग्जाम्पल देखेंगे हम, यहां तक दिखाई दे रहा है आपको, इसको यहां लिख देता हूं मैं, निस्तापन को, निस्तापन। जिंक ले रहे हम, जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट हो गया, जिंक कार्बोनेट। इसको क्या करेंगे हम, गर्म करेंगे। क्या करेंगे, गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे, तापन कर दिया। क्या बनेगा आगे जाके, जिंक ऑक्साइड। क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। अब देखना इसको, यहां चलो, यहां तक आपको समझ में आएगा, तो इसको नाम भी लिख देते हैं। जिंक कार्बोनेट से हमने तापन करने के बाद में क्या प्राप्त कर लिया, ऑक्साइड। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन। क्या कहलाती है, निस्तापन। क्या कहलाएगी, निस्तापन। इसको यहां लिख देंगे,
कोई दिक्कत आई समझने में? जिंक ऑक्साइड हो गया, यहां तक कोई आगे समझ में? अब आगे देखो, सल्फाइड एस्को के साथ भी कुछ ऐसा ही होना है, पर उसको क्या कहेंगे हम? वर्जन। क्या कहेंगे? वर्जन। क्या नाम दे दिया इसको? वर्जन। वर्जन को समझने के लिए आप क्या करोगे? ठीक है, वर्जन को समझने के लिए वायु की उपस्थिति में गर्म करना है किसको? सल्फाइड अयस्क को। ठीक इसी का उल्टा चलो यहां कर लेते हैं। यहां तक आ गया? किसको? सल्फाइड अयस्क को। सल्फाइड अयस्क को गर्म करेंगे, वही वायु की उपस्थिति में, तो तापन बोल दिया इसको। क्या बोल दिया हमने? तापन। सल्फाइड को गर्म करेंगे किसके? वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर क्या मिलेगा हमें? ऑक्साइड। क्या मिलेगा? ऑक्साइड। तो यहां पर भी ऑक्साइड हो गया। यहां पर देखिएगा सल्फाइड को वर्जन करा रहे हैं, तो इसके साथ में यह अभिक्रिया और कार्बोनेट के साथ में यह अभिक्रिया। तो सल्फाइड को गर्म कराया, तापन कर लिया हमने, हमें क्या मिला? क्या मिला हमें? ऑक्साइड। ऑक्साइड कैसे मिला? देखो यहाँ पर जिंक की क्रिया करा रहे हैं, मान लो जिंक है, सल्फाइड के साथ में वापस से क्रिया कर रहा है, तो जिंक सल्फाइड के साथ में क्रिया करेगा, तो सल्फाइड हो गया जिंक सल्फाइड। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर इसको संतुलित करेंगे बाद में, क्या करेंगे? इसको संतुलित करेंगे बाद में। जब तापन कर रहे हैं ऑक्सीजन क्रिया करेगा, तापन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। तो फिर यहाँ पर देखो इसको समीकरण को संतुलित साथ के साथ ही आप कर सकते हो। यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, जैसा कि मैंने पहले ही कर रखा है इसको। आगे बात करेंगे, ऑक्साइड है, क्या बन रहा है? ऑक्साइड। तो ZnO, ये तो हमें निश्चित रूप से प्राप्त होना ही है, तो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 लगा लेते हैं। अब बचा क्या? SO2। क्या बच गया? SO2। तो ये हमें अलग हो गया। अब ये हमारे पास जिंक ऑक्साइड हो गया। अब यहां पर देखना कि यहां पर भी जिंक ऑक्साइड हो गया, यहां पर भी जिंक ऑक्साइड हो गया। कुल मिलाकर इसको भी क्या लाना था? ऑक्साइड। इसको भी क्या लाना था? ऑक्साइड। पर ऑक्साइड लाके करोगे क्या? ऑक्साइड लाके करोगे क्या? ये मान लो हम पूछ रहे हैं किससे? फैक्ट्री वाले, काम करने वाले मजदूर से, कि भैया कार्बोनेट अयस्क को तुमने निस्तापन कर लिया, कार्बोनेट अयस्क से तुमने ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, वापस सल्फाइड अयस्क वाले से भी तुमने ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, आगे करोगे क्या? इस ऑक्साइड का क्या करोगे? इस ऑक्साइड का क्या करोगे? दोनों के दोनों आपको ऑक्साइड ही मिल रहे हैं, ZnO, जिंक ऑक्साइड। क्या मिल रहे हैं? जिंक ऑक्साइड। तो फिर इसके पास जवाब आएगा, मैंने यहां तक ही पढ़ा है, यहां तक ही पढ़ा है, और सबसे पहले क्या करेंगे? धातु का ऑक्साइड। तो ये यहां पर आके बोल देगा कि दोनों प्रक्रियाओं के माध्यम से धातुओं का क्या करेंगे? पहले तो ऑक्साइड प्राप्त करेंगे। क्या करेंगे? धातुओं का ऑक्साइड ही प्राप्त करेंगे। तो मजदूर बोल देगा कि मैंने तो यहाँ तक ही पढ़ा है कि धातुओं का ऑक्साइड प्राप्त करेंगे और मेरा काम यही तक है। तो फिर इसके काम किसका है? तो ये दूसरे मजदूर का है। तो बुलाओ दूसरे मजदूर को। दूसरा मजदूर आएगा भागते भागते कि क्या हुआ क्या हुआ, तो उसको यहाँ पे पूछेंगे कि देखो आपके इसी मजदूर ने सल्फाइड अयस्क का क्या कहा? सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड प्राप्त कर लिया, पर इसको पता नहीं है आगे कि ऑक्साइड से करना क्या है, ऑक्साइड से करना क्या है। तो फिर वह बताएगा कि ऑक्साइड से हमें धातु लेनी है, ऑक्साइड से हमें धातु लेनी है। तो दोबारा से देखना, ये जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, इसको अगर हम कार्बन के साथ में क्रिया करा लेते हैं, जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ में क्रिया करा लेते हैं, तो मान लो इसको 2 कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां से ये जिंक हमें शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाएगा और ये सी के साथ में 2 ऑक्सीजन लग के कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो जाएगी। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? तो बिल्कुल इस क्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन। क्या कहेंगे इसको? अपचयन। हाँ, यहां तक समझ में आ गई कि ऑक्साइड कराने का मतलब क्या था। ऑक्साइड कराने का मतलब यह था कि जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो इसका अपचयन करा लेंगे। अपचयन मतलब घटाना। घटा क्या लेंगे? ऑक्सीजन। घटा क्या लेंगे? ऑक्सीजन। इसका ऑक्सीजन हटा लिया, किसके साथ में क्रिया करा दी? इसको कार्बन के साथ में। कार्बन के साथ क्रिया करा के इसको करा दी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड।
ऑक्साइड, इसी को किस में ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हो गया कि हाँ जिंक तो अकेला मुक्त हो गया, बिल्कुल हमें जिंक मिल गया। जिंक बोले तो जस्ता। अब ये फैक्ट्री का मजदूर क्या कहेगा खुश होके, चलो हमें तो क्या मिल गया, जस्ता मिल गया। क्या मिल गया, जस्ता मिल गया। तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई है आपको, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि आपको एग्जाम्पल ही ऐसे मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल मिल रहे हैं साथ में आपको। ये जो पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं मैंने आपको पहले पार्ट में भी पढ़ा रखी है, ठीक है। अपचयन से लेकर सारी अभिक्रियाएं पूरी बढ़ा रखी है मैंने। तो यहाँ तक आने के बाद में फिर हम क्या लिख लेंगे, धातुओं का ऑक्साइड कर लिया। धातुओं का ऑक्साइड करने के बाद में क्या करेंगे, धातुओं का अपचयन कर लेंगे। अपचयन मतलब हटाना। अगर उसके साथ में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन को हटा देंगे। और ऑक्सीजन को कैसे भी हटा सकते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया कराकर H2O जल बना सकते हैं, कार्बन से क्रिया कराकर CO2 गैस बना सकते हैं। तो यहाँ तक अपचयन हो गया। और इसको यहाँ पर आने के बाद में इसको क्या मिल जाएगी, शुद्ध धातु। शुद्ध धातु। तो इसको यहाँ पर आने के बाद में शुद्ध धातु मिली है, और इसको यहाँ पर एक अभिक्रिया के माध्यम से ही मिल गई, ठीक है। अब देखो निम्न क्रियाशील वाले धातुओं के बारे में। निम्न क्रियाशील वाले क्या कराएंगे, केवल सल्फाइड अयस्क बनाएंगे। जो अयस्क होंगे वो किस अवस्था में होंगे, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क। तो जो निम्न क्रियाशील वाले हैं वो किस अवस्था में बनाएंगे, सल्फाइड अयस्क वाली अवस्था में आएंगे। अब वो जब छाट रहा है मजदूर इनको, तो सल्फाइड अयस्क वाले को अलग छाट दिया। अब यहाँ पर छाटने के बाद में निम्न क्रियाशील धातुओं की पहले इन्होंने पहचान कर ली। अब सल्फाइड अयस्क वालों से क्या करेगा, ये वर्जन करेगा। क्या करेगा, वर्जन करेगा। और वर्जन क्या होता है वो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं, वर्जन करते हैं। सल्फाइड अयस्कों को क्या करते हैं, वर्जन करते हैं। कैसे, सल्फाइड अयस्कों को हम जो है वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं, और वापस क्या बना देता है, ऑक्साइड बना देता है। और ऑक्साइड बना देगा, ऑक्साइड बना देगा तो धातु मिल जाएगा, ठीक है। धातु अपचयन के माध्यम से मिल जाएगा। तो यहाँ पर वर्जन की प्रक्रिया पहले ही हो जाएगी, सल्फाइड अयस्क से वर्जन की प्रक्रिया हो जाएगी। वर्जन के बाद में यहाँ पर इसको क्या मिल जाएगा, वर्जन के बाद में इसको क्या मिल जाएगा, एक धातु मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये अपचयन कर लेगा। अपचयन कर लेंगे बाद में, प्रक्रिया तो वापस वही होगी, अपचयन कर लेगा। अपचयन करने के बाद में इसको धातु मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, धातु मिल जाएगी। कौन सी धातु मिल जाएगी, शुद्ध धातु। समझ में आ रही है बात आपको यहाँ तक, कौन सी धातु मिल जाएगी, शुद्ध धातु। पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए, पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए, तभी मजा है। फालतू में आपको किताबें पढ़ोगे, कितना भी कुछ पढ़ लो कोचिंगों में, ट्यूशनों में, लेकिन अगर आपको समझाने में कोई सफल नहीं होता है तो इसका मतलब आप भी पढ़ना नहीं चाह रहे। अगर थोड़ा सा अगर आपने दिमाग लगाया, इन चीजों को लिखा, और जैसे जैसे मैं एग्जाम्पल आपको साथ के साथ बता रहा हूं उनको देखा ठीक से, तो कहाँ दिक्कत आएगी। अच्छे से, चाहे कमजोर से कमजोर छात्र हो, चाहे बिल्कुल इंटेलिजेंट हो, सबको समझ में आएगा, एक साथ समझ में आएगा, ठीक है। और आराम से किसी भी एग्जाम में अटकने वाले नहीं हो। यहां तक हमने पूरा इसको पढ़ लिया। ये तो पूरी की पूरी फैक्ट्री समझ में आ गई, ये पूरी की पूरी फैक्ट्री समझ में आ गई कि किस तरह से धातु हमारे पास आते हैं, धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, ठीक है। बस क्या बच गया, ये बच गया। ये हमने पढ़ लिया, निस्तापन पढ़ लिया, वर्जन पढ़ लिया, ऑक्साइड कराना पढ़ लिया, अपचयन कराना पढ़ लिया, शुद्ध धातुओं में मिल गया, शुद्ध धातुओं में मिल गया। अब क्या बचा, विद्युत अपघटन वाला बचा, इसको भी हम पढ़ेंगे, कि इसको भी हम पढ़ेंगे। तो साथ में सबसे पहले यहां तक तो आ गए हम पढ़ते पढ़ते। अब देखो यहां तक तो आगे बढ़ते बढ़ते हम जब खनिज की बात कर रहे थे, हमने कौन कौन से शब्द पढ़े थे, खनिज, खनिज पढ़े थे। खनिज क्या होता है, भू प्रॉपर्टी से निकाले गए पदार्थ, भू प्रॉपर्टी से खनन करके, खुदाई करके निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं। भू प्रॉपर्टी से निकाले गए, खनन करके या खुदाई करके निकाले गए पदार्थ खनिज कहलाते हैं। खनिज भी काम आने वाली धातुएं ही हैं, ठीक है, चाहे वो कितनी ही कीमती हो, वो खनिज ही कहलाएगी। खनिज है, खनिज जिस अवस्था में निकलते हैं उसको अयस्क कहा जाता है।
धातुएं जिस अवस्था में पृथ्वी से निकलती है, पृथ्वी की भूप्रपट्टी से निकलती है, उनको अयस्क कहा जाता है। अयस्कों का सांद्रण हो जाता है। अयस्क धातुओं के साथ में एक और शब्द आ जाता है गेंग। यहां पर देखिएगा गेंग कैसे लिखा होता है। गेंग में डबल मात्रा होती है क्या? गेंग में कैसी डबल मात्रा होती है? चलो डबल मात्रा है गेंग। तो गेंग, अब इस गेंग को समझना, कौन सी वो वाली गेंग नहीं, कोई जो दूसरी गेंग बना लो इधर उधर, गेंग वो नहीं है। गेंग बोलते हैं, गेंग बोलते हैं धातुओं के साथ में मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां साथ में आती है, तो उन अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गेंग। क्या कहा जाता है? गेंग। क्या कहा जाता है? गेंग। आपको अगर पता हो तो रेलवे में भी गेंगमैन की नौकरी होती है। किसमें? रेलवे में भी किसकी नौकरी होती है? गेंगमैन की। गेंगमैन का मतलब होता है, उसका काम क्या है? उसका काम क्या है? अगर पटरियों पर आसपास में कुछ भी गंदगी है, जैसे मान लो कोई छोट वो वाली गंदगी नहीं, कोई भी जैसे मान लो पटरियों पर वो चेक करता रहेगा दूर दूर तक, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो आपत्तिजनक हो। मान लो कोई क्या रख लगता है साथ में, कोई लोहे की छड़ लगा रखी है, कुछ काट पीट रखी हो, तो लोहे की छड़ जो हमारी रेल की पटरियां होती है उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी साफ सफाई के लिए और पूरा उनकी जानकारी रखने के लिए, अवलोकन करने के लिए काम आता है गेंगमैन। कौन काम आता है? गेंगमैन, ताकि उन पर नजर रख सके, किसी तरह से कोई पटरियों को नुकसान नहीं पहुंचाए। सही बात है ना, क्योंकि रेल की पटरियां ही तो वो होती है जिस पर रेल चलेगी, तो उनकी ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, खनिज पढ़ लिया, खनिज अयस्क पढ़ लिया, गेंग पढ़ लिया। खनिज कैसे प्राप्त होते हैं, धातु कैसे प्राप्त होते हैं, ट्रक में भर के हमारे पास फैक्ट्री में आए, फैक्ट्री वाले से हमने सारे सवाल किए, फैक्ट्री वाले ने हमें ये बताया सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क, साथ में वर्जन करना, निस्तापन करना। सल्फाइड अयस्क के साथ में भी वही प्रक्रिया हो रही थी। ऑक्साइड अगर हमें प्राप्त हो रहा था, ठीक है, अगर ऑक्साइड हमें प्राप्त हो रहा था तो उनको क्या कर लिया था हमने? ऑक्साइड को अपचयन कर लिया था। चलो सल्फाइड अयस्क में देख लेते हैं कि निम्न क्रियाशील वाले कौन से? निम्न क्रियाशील वालों के साथ में, निम्न क्रियाशील वालों के, निम्न क्रियाशील धातुओं के साथ में। वरना आप ये कहोगे कि सर हमें ये इसका तो एग्जाम्पल दिए नहीं, तो निम्न क्रियाशील धातुओं के तो एग्जाम्पल मुझे देने की जरूरत क्या है? मुझे एग्जाम्पल देने की जरूरत कहाँ है, जब मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट दे रखी है, ये चीजें समझा रखी है किस तरह से ऑक्साइड होगा। चलो आप ही बनाओ, मान लो इसको पारे को ले लो। किसको ले लो? पारे को ले लो। पारे को क्या कहते हैं? मरकरी। क्या कहेंगे? मरकरी। तो सबसे पहले मान लो सल्फाइड अयस्क है, तो मरकरी को लिखेंगे Hg, सल्फाइड का S लिख लो, तो मरकरी सल्फाइड हो गया। कौन सा हो गया? मरकरी सल्फाइड हो गया। इसको क्या करेंगे? वर्जन करेंगे। वर्जन करेंगे मतलब वायु की उपस्थिति में करेंगे। देखो यहां पर तो क्या होती है? सीमित वायु होती है। निस्तापन में कौन सी होती है? सीमित वायु होती है। सीमित वायु होती है। तो सीमित वायु में क्या है? ऑक्सीजन के साथ में यह तत्व क्रिया नहीं करता। यहां पर ऑक्सीजन की फुल उपस्थिति होती है, मतलब पूरी तरीके से क्या है? उपस्थिति होती है, और ऑक्सीजन के साथ में ये क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन के साथ में ये क्रिया कर लेता है। देखो वर्जन में देखना, मरकरी सल्फाइड हो गया, मरकरी सल्फाइड हो गया, इसकी क्रिया करा लेंगे, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कर लेगा। हमें क्या प्राप्त होगा? हमें क्या प्राप्त होगा? हमें ऑक्साइड प्राप्त होगा। वर्जन के बाद में क्या प्राप्त होते हैं? ऑक्साइड। तो यहां पर इसको चलो मैं लिख देता हूं, प्रक्रिया को पूरी लिख देता हूं। आपको अगर कहीं दिक्कत आएगी तो फिर आप कहोगे कि पूरी नहीं लिखाई थी। ऑक्साइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? ऑक्साइड प्राप्त होगा। ऑक्साइड प्राप्त होगा तो क्या करेंगे? अब चयन करेंगे। क्या करेंगे? अब चयन करेंगे। अब चयन करेंगे तो क्या होगा? वापस वही शुद्ध धातु मिलेगा। क्या मिलेगा? शुद्ध धातु। क्या मिलेगा? शुद्ध धातु मिलेगा। आओ, मर्क्यूरिक सल्फाइड से ऑक्सीजन की क्रिया करवाई हमने, मतलब इसको तापन करके गर्म किया। वर्जन में क्या करते हैं? तापन के साथ में हमने इसको गर्म किया, तो क्या मिलेगा हमें? हमें क्या मिलेगा? साथ में देखो क्या मिलेगा? ऑक्साइड। अब ऑक्साइड देखो, आपको अगर यहाँ पर समीकरण संतुलित नहीं हो रही है तो अगर आप एग्जाम्पल में लिख रहे हो तो सीधे सीधे इस तरह भी आप लिख सकते हो, ऑक्साइड होगा। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड का वो लिख दो,
बन गया मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिख दो। अब यहाँ पर जो एस है वो ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो साथ में ये भी कुछ बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड। हमें यहाँ से काम था, हमें यहाँ से काम था वो कुछ भी बने, हमें यहाँ तक काम था वो कुछ भी बने। आगे इसको देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक आ गया, देखो अब इसको समीकरणों को संतुलित कैसे करोगे? एक ऑक्सीजन है, दो यहाँ पर है, तीन है, यहाँ पर तीन हो गए, यहाँ पर दो हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, इसको दो से गुणा कर लेते हैं तो दो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई? 4। अब यहाँ पर दो से गुणा कर लेंगे तो दो ऑक्सीजन और दो 4, 2 और 4 हो गई। अब यहाँ पर सल्फर भी एक था, सल्फर भी एक है, पर यहाँ पर ये क्या हो गया? यहाँ पर ये क्या हो गया? पारा 2 हो गया, तो पारा इसको 2 कर लेते हैं, इसको पारा को क्या कर लेते हैं? 2 कर लेते हैं। फिर समझ में आ गई यहाँ पर कि यार ये सल्फर भी 2 हो गया तो इसको भी 2 कर लेते हैं। अब देखो कंफ्यूजन क्या होगा कि ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है, ऑक्सीजन कितना है? 4 है। यहाँ पर देखो 2 2 4 तो 6, ऑक्सीजन कितना है? 6। तो इसको 2 से नहीं 3 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 3 से। तो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 3 6, बिल्कुल हो गई समीकरण संतुलित। पर हमें मिला क्या? बात यहाँ पर है कि हमें मिला क्या? हमें मिला मर्क्यूरिक ऑक्साइड। और मर्क्यूरिक ऑक्साइड को वापस हम क्या करेंगे? मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हम क्या करेंगे? वापस तापन से अपचयन कराएंगे। क्या करेंगे? अपचयन। अपचयन क्या करेंगे? अपचयन, तापन के माध्यम से, तापन के माध्यम से अपचयन करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर मिल गया शुद्ध रूप में पारा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गई, ठीक है। इसको भी 2 कर लेते हैं, ये मिल गया 2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या मिल गया? शुद्ध धातु, शुद्ध धातु। यहां तक समझ में आ गई बात आपको? निम्न क्रियाशील की बात आ गई समझ में, मध्य क्रियाशील की बात आ गई, उच्च की अभी अगली बार पढ़ेंगे, जिसे मतलब किसी कक्षा में पढ़ेंगे पर इसके बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई? नहीं से आ गई? तो यहां तक समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गई, मैं आगे चल। हाँ तो आ जाओ एक बार फिर से। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? धातुओं के निष्कर्षण तक पढ़ लिया था। ऐसी पूरी प्रक्रिया हमने पढ़ ली थी। साथ में आपको एक और चीज बतानी थी जो कि आपकी पुस्तक में भी लिखी हुई है। पायरे का जो अयस्क होता है उसको क्या कहते हैं? सिनेबार या सिनाबार। क्या कहते हैं? पायरे का अयस्क को सिनाबार या सिनेबार, ठीक है। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। धातु में हम आगे पढ़ते आ रहे थे। अब साथ में देखो एक अभिक्रिया होती है, थर्मिट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया, थर्मिट अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? जब रेल की पटरी होती है या मशीन के जो बड़े बड़े पुर्जे होते हैं, कारखानों की मशीन के जो औजार होते हैं, सामान होते हैं, पुर्जे होते हैं, जैसे कोई भी चक्का हुआ, मशीनरी हो गई, तो इनमें क्या होता है कि लोहे की जो दरारें होती है, जैसे मान लो कि रेल की जो पटरी है आपस में जैसे यहाँ पे आ रही है, यहाँ पर अब दोनों आपस में चिपकेगी नहीं, बीच में कुछ ना कुछ दरार होगी। उन दरारों में एल्यूमिनियम के साथ में इसको तापन करके जब गलाया जाता है तो लोहा द्रवित अवस्था में होता है। लोहा कैसी अवस्था में जाएगा? बिल्कुल गर्म होकर द्रवित अवस्था में। और इस तरह से एल्यूमिनियम के प्रयोग से वहां पर वो बिल्कुल दरार भर जाएगी। तो इसको जोड़ने की अभिक्रिया क्या कहलाएगी? थर्मिट अभिक्रिया कहलाएगी। थर्मिट अभिक्रिया को हम किस तरह से पढ़ेंगे? समीकरण के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे आयरन के साथ में ऑक्सीजन के साथ में आयरन ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। तो ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड हो गया। तो साथ में अगर हम क्रिया करा रहे थे एल्यूमिनियम की, किसकी क्रिया करा रहे थे? एल्यूमिनियम की। वही चीजें हो गई। साथ में इसको क्या कराएंगे? अब यहाँ पर 2Fe आयरन को अलग हो जाएगा। अब जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पार्ट 1 में, एल्यूमिनियम किसके साथ में क्रिया कर लेगा? एल्यूमिनियम किसके साथ में अभिक्रिया कर लेगा? O3 के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको 2 कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 है, तो साथ में इसको इस तरह से आप सीख सकते हो। अगर ये किसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। एल्यूमिनियम इसके साथ चला गया, आयरन को इसने अलग कर दिया, आयरन को इसने अलग कर दिया। साथ में क्या रही? उष्मा निकल गई। तो उष्मा निकल गई तो इसको क्या कहेंगे? उष्मा सेपी। तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई? उष्मा सेपी अभिक्रिया हो गई।
जिसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है, ठीक है। साथ में ये विस्थापन अभिक्रिया भी हो गई। कौन सी अभिक्रिया हो गई? विस्थापन अभिक्रिया हो गई। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। थर्मिट अभिक्रिया क्या है? रेल की पटरी व मशीन के पुर्जों की दरारों को भरने के लिए लोहे को गर्म करने के पश्चात द्रवित अवस्था में एल्यूमिनियम के प्रयोग से उन दरारों को भरा जाता है, जोड़ा जाता है। वह विस्थापन अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। विस्थापन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दोनों एक साथ होती है। उस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बात करें, सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाली धातुओं का निष्कर्षण। हमने मध्य का पढ़ लिया, जिंक का उदाहरण ले लिया, पारे का ले लिया, निम्न वाला भी हमने पढ़ लिया। अब इनका नहीं पढ़ा हमने, इनका नहीं पढ़ा तो चलो इनको भी पढ़ लेते हैं। पढ़ो, कैसे पढ़ोगे? इनका ही एग्जाम्पल लेके पढ़ोगे। तो एग्जाम्पल लेने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि सक्रियता श्रेणी वाले जो धातु है इनको उच्च क्रियाशील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उच्च क्रियाशील। वो कहते हैं ना कि हमेशा कोई बच्चा उछलता रहता है कि कुछ ना कुछ काम करने के लिए। उच्च क्रियाशील, अत्यंत क्रियाशील बालक है तो क्या करता है? हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए ललायत रहता है, बेचैन रहता है कि मैं इसको ये काम कर लूँ, मैं वो काम कर लूँ, इसके साथ घूमने चले जाऊँ, वहाँ खेलने चले जाऊँ। तो ये भी ऐसे ही है। सोडियम से लेकर एल्यूमिनियम तक जो लिखे आ रहे हैं, मान लो सारे के सारे ऐसे हैं, तो ये अत्यंत क्रियाशील धातु है। अब इनको क्या कार्बन के साथ में अपचयन कराकर तो हम ले नहीं सकते शुद्ध रूप में हम ले नहीं सकते। अब इनको क्या करेंगे? अब इनको ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेंगे। किसके साथ में क्रिया कराएंगे? ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेंगे। जो सामान्य प्रक्रियाएं हो रही थी उनके माध्यम से तो ये नहीं होंगे। तो इनके लिए सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी होती है? सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है? विद्युत अपघटनी विधि। कौन सी है? विद्युत अपघटनी विधि। जैसा कि हमने पिछली समीकरण में पढ़ा था, जो सारणी हमने निर्माण की थी, विद्युत अपघटनी विधि, ठीक है। इसको अभिक्रिया भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? अभिक्रिया। यहां तक कोई दिक्कत है? विद्युत अपघटनी अभिक्रिया। अब देखेंगे इसको विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? इसको विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले तो देखो विद्युत अपघटनी अभिक्रिया क्या होती है। इसमें क्या है, कोई भी जो धातु होता है, उसका लवणीय विलयन कहाँ होता है? यहाँ पर। तो इसको क्या कहेंगे? धातु का लवणीय विलयन, मतलब घुला हुआ विलयन होगा। धातु का लवणीय विलयन यहाँ पर होगा। धातु का लवणीय विलयन कहाँ पर होगा? यहाँ पर, विद्युत अपघटन के लिए। अब इनको देखो, जैसे मालूम सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, तो इनको जो गलित क्लोराइड होंगे, मान लो कोई भी है अन्य है, तो सोडियम हो गया तो NaCl हो गया, ठीक है। मैग्नीशियम तो MgCl2, ठीक है। कैल्शियम है तो CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इस तरह से इनको हम समझ सकते हैं। तो ये इनका क्या हो गया? धातु का लवणीय विलयन हो गया। अब इनको क्या करेंगे? हमने एक, मान लो किसी बर्तन में ले लिया, किसी फ्लास्क में हमने ले लिया और विलयन अवस्था में ले लिया। यहाँ पर 2 छड़ डालेंगे जिनका हम एनोड और कैथोड, क्या एनोड और कैथोड का निर्माण करेंगे। एनोड और कैथोड का निर्माण करेंगे। एनोड कौन सी होती है? प्लस। एनोड कौन सी होती है? प्लस। कैथोड कौन सी होती है? माइनस। कैथोड कौन सी होती है? माइनस। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे इनके माध्यम से, ठीक है। इनके माध्यम से क्या करेंगे? विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। किसमें? लवणीय विलयन में। तो इसी प्रक्रिया में आपको आगे इसको ठीक से पढ़ाया जाएगा। और इसमें जो अवक्षेप रहेगा यहाँ पर, इसको भी क्या कहा जाता है? एनोड पंख। इसको क्या कहा जाता है? एनोड पंख। क्या कहा जाता है? एनोड पंख। तो
तो इसमें क्या होता है, इसमें एनोड पर क्या होगा, एनोड कौन सा है, धनात्मक, तो इसको हम यहां से लिखेंगे एनोड को धनात्मक। चलो आपको इसको एग्जाम्पल के साथ में इस तरह से ले रहे हैं क्योंकि विद्युत अपघटन विधि का सचित्र वर्णन करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो आप इस तरह से लिखकर चित्र बना दिया, एनोड को लिखेंगे ये प्लस है तो एनोड प्लस हो गया, एनोड कौन सा होता है, प्लस है, तो प्लस की तरफ कौन सा मान लो NaCl का ले रहे हो एग्जाम्पल, इनका नहीं ले रहे हैं, ठीक है, इनका नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पर एनोड की तरफ कौन खिंचा हुआ आएगा, एनोड की तरफ खिंचा हुआ आएगा क्लोरीन, कौन खिंचाएगा, क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन नेगेटिव है, क्लोरीन क्या है, नेगेटिव है। अब बात करें कैथोड की, कैथोड पर कौन सा खिंचा हुआ आएगा, कैथोड नेगेटिव है तो खिंचा हुआ कौन सा आएगा, Na, कौन सा खिंचा हुआ आएगा, Na, तो Na क्यों, Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव है, तो इस तरह से आएंगे। और इसके साथ में विद्युत अपघटन के रूप में कौन सा प्रयोग होगा, सर्वाधिक प्रयोग होगा उनका लवणीय विलयन, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होगी, तो इनके जो है गलित क्लोराइडों का हम प्रयोग करेंगे। तो शुद्धिकरण हो गया, साथ के साथ धातु का परिष्करण विधि में जो सर्वाधिक प्रचलित है, अब इनके देखो कौन कौन से सर्वाधिक प्रचलित विधि है, तो इसका मतलब कौन कौन से ज्यादातर होते हैं, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, ठीक है, निकेल हो गया, सिल्वर हो गया, ओरम हो गया, ठीक है। तो ये बहुत सारी धातुएं हैं जिनका हम इसी विधि के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो यहां तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अशुद्ध धातुएं कहां पर आती है, विद्युत अपघटन विधि को, इस विधि को ठीक से पढ़नेंगे तो यहां पर कुछ शब्दों का हम प्रयोग करेंगे बार बार कि अशुद्ध धातुएं कहां पर आएगी, एनोड पर। अशुद्ध धातुएं कहां पर आएगी, अशुद्ध धातुएं कहां पर आएगी, अशुद्ध धातु कहां पर आएगी, एनोड पर। एनोड क्या है जी, एनोड है हमारा प्लस, एनोड पर, तो यहां लिखेंगे प्लस। शुद्ध धातुएं कहां पर आएगी, शुद्ध धातुएं, हमें सोडियम चाहिए था, शुद्ध धातुएं कहां पर आएगी, तो शुद्ध धातु कहां पर आएगी, कैथोड पर, नेगेटिव, ठीक है। यहां पर आपको समझ में आएगा, अशुद्ध धातुएं एनोड पर आएगी और शुद्ध धातुएं कहां पर आएगी, कैथोड पर। तो यहां की इस विधि को आपको साथ में, अब देखिएगा यहां से क्या होगा, ये अपने कैथोड से, कैथोड पर क्या है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, जो एक्स्ट्रा है उसको संसारित करके इसमें छोड़ देगा, ठीक है। और जो अशुद्धियां होगी वो किसमें मिल जाएगी, विलयन में। इसकी अशुद्धियां किसमें मिल जाएगी, विलयन में। कैथोड पर सोडियम है, सोडियम अपनी अशुद्धियां कहां छोड़ देगा, विलयन में। यहां से भी कुछ अशुद्धियां छूट जाएगी विलयन में। और जो पूर्ण रूप से ज्यादा अशुद्धियां कहां पर एकत्रित हो जाएगी, एनोड के नीचे। ज्यादा अशुद्धियां कहां पर एकत्रित हो जाएगी, एनोड के नीचे। और उन्हीं अशुद्धियों को क्या कहते हैं, एनोड पंख। उन्हीं अशुद्धियों को क्या कहते हैं, एनोड पंख। तो यहां तक आपकी ये पूरी समझ में आ गई होगी किस तरह से कि धातु का लवणीय, कोई भी धातु जो धातु उच्च क्रियाशील है, जैसे सोडियम हो गया था, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कोई भी पोटेशियम है, तो मान लो पोटेशियम का ले लो, पोटेशियम का, कैल्शियम, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम तो आ गया। तो अब इनका क्या है, कोई भी एग्जांपल ले लो और इनके माध्यम से अब क्रिया कराएंगे विद्युत अपघटनीय विधि की। तो सबसे पहले जो क्या करेंगे, जो विलयन होगा वो किनका होगा, इन्हीं का लवणीय विलयन होगा। इनका क्या होगा, लवणीय विलयन, मतलब क्लोराइड का विलयन, इन्हीं के गलित क्लोराइड। तो इसको क्या कर सकते हैं, गलित, हमने वहां लिखा भी था कौन सी अवस्था में, गलित क्लोराइड, गलित क्लोराइड। एग्जाम्पल में आपको परीक्षा में भी इसी तरह से लिखना है, गलित क्लोराइड। तो क्या होगा, इसका लवणीय विलयन होगा, धनात्मक और धनात्मक होगा और उसका होगा ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक जो होंगे एनोड और कैथोड, वहां पर आपको अलग अलग लिखने हैं। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर अशुद्ध धातु होगी, क्लोरीन आ गई, क्लोरीन का क्लोराइड वैसे घुल जाएगा, ठीक है। शुद्ध धातु कहां पर आएगी, कैथोड में। अगर कैथोड
तौर पर कुछ अशुद्धियां हैं तो वो भी यहाँ पर घोल देगा, और जो सारी अवक्षेपित कहाँ पर पड़ी रहेगी, एनोड के नीचे, उसको क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, एनोड पंख, एनोड पंख। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, आपका लगभग पार्ट खत्म हो चुका है, तो कुछ बातें और संक्षारण को देख लीजिएगा। संक्षारण जो कि आपको पिछले पार्ट में भी आ चुका है, 2 बार आ चुका है लगातार, पार्ट पहले में दूसरे में भी आ चुका है। संक्षारण क्या होता है, कोई भी जो धातुएं होती है वायु के संपर्क में आती है, नमी के संपर्क में आती है, जैसे जल के संपर्क में आएगी, वायु के संपर्क में आएगी। अब वायु में भी गैसें होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, उनके माध्यम से होगी। अब धीरे धीरे अगर वो गैसें उनके साथ में क्रिया कर लेती है तो उनकी कुछ परत चढ़ जाती है, धातु पर कुछ परत चढ़ जाती है। जैसे मान लो लोहा है, लोहा बारिश में भीगता रहता है, जैसे हवा के संपर्क में आता रहता है, तो समय दर समय कुछ समय के पश्चात उस पर जंग लगना शुरू हो जाता है, और उसी जंग को क्या कहते हैं, संक्षारण। जंग को क्या कहते हैं, संक्षारण। जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, जंग लगने की प्रक्रिया, जंग लगने की प्रक्रिया, जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, संक्षारण। तो अब किताब में आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं बहुत सारे, जैसे लोहा हो गया, कॉपर हो गया। अब कॉपर के बारे में थोड़ी सी डिटेल और दे रखे हैं, तो कॉपर के बारे में क्या रखा है कि कॉपर जब होता है, कॉपर, कोई भी कॉपर मतलब तांबे की कोई चीज होती है, तो तांबे की कोई चीज है, अब उसको क्या है, उसको क्या है, तो तांबे की चीज को संक्षारण में क्या है, अब ये किससे क्रिया करेगा, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करेगा। तो क्रिया करने के पश्चात तांबे के जो तार है, मान लो कोई भी तांबा है, तांबे का कोई भी पदार्थ है, उस पे हरा रंग का कोई पदार्थ हो जाएगा, हरा रंग का पदार्थ जमने लग जाएगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे समय बीतेगा, ये काला बन जाएगा। किस कैसा हो जाएगा, काला। और इसको ये किस रूप में हो जाएगा, जंग के रूप में। तो आपसे प्रश्न ऐसे नहीं पूछा जाएगा, प्रश्न ऐसे पूछेगा संक्षारण से बचने के क्या क्या उपाय हैं, मतलब जंग लगने से बचने के क्या क्या उपाय है। उपाय क्या क्या हो सकते हैं, मान लो पेंट करा लेते हैं, रंग करा लेते हैं, तेल लगा लेते हैं उसके। पुराने जमाने में ऐसे होता था, जो भी बड़े बड़े मंदिरों के किवाड़ हैं, कोई दरवाजे खिड़कियां हैं, उनके क्या करते थे, बिल्कुल जो भी तेल होता था प्राकृतिक रूप से, जैसे मान लो कोई भी सरसों का तेल हो गया, कोई सा भी तेल हो गया, उस तेल को बार बार उसके लगाते रहते थे कपड़ों से। तो उसमें क्या होता था कि जंग नहीं लगता था, वो सालों साल चलते रहते थे। आज भी देखा होगा आपने, 100 साल हो गए, 1000 साल हो गए कुछ किवाड़ों को, जो बड़े बड़े गढ़ किले हैं, तो वो इस तरह से तेल से बचाए जा सकते थे। तेल के बाद में देखो, अगर मान लो जस्ते की परत हो गई, तो जस्ते की परत चढ़ा ली, तो अब मान लो कुछ धातुएं होती है, उन पे जस्ते की परत भी चढ़ाई जाती है, जिसके माध्यम से वो क्या होगा, संक्षारण से बच जाएगा। और क्या है, मान लो क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं, क्रोमियम की परत चढ़ा लेते हैं। ये तो कोई ना कोई, जैसे मान लो कोई धातु बना रहे हैं, कोई भी वाहन के लिए कोई पदार्थ बना रहे हैं, उपकरण बना रहे हैं, उनमें काम आता है। जस्ते की परत चढ़ा दी, कभी जंग नहीं लगेगा। क्रोमियम की परत चढ़ा दी, कभी जंग नहीं लगेगा। अब मान लो कुछ ऐसी भी होती है कि धातु जैसे काम में तो आनी है, धातु काम में तो आनी है, पर वो चाहते हैं कि कभी जंग न लगे, तो उसको कहेंगे मिश्र धातु, उसको मिश्रातु कहेंगे। मिश्रातु क्या कहेंगे, मिश्रातु, मिश्रातु कहेंगे। तो वो बनाएंगे मिलाकर, मिलाकर बनाएंगे, जिसे एक शुद्ध पदार्थ नहीं होगा, कि इस पदार्थ के साथ में किसी अन्य पदार्थ को मिलाकर बनाया जाएगा, तो उसमें क्या जंग कम लगेगा। और उसके फायदे भी हैं कुछ, उसमें गलनांक कम हो जाता है, साथ में विद्युत का संचालन कम हो जाता है। जैसे मान लो अभी आपको एग्जांपल बता देते हैं, जैसे, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब साथ में जस्ते की परत पे आते ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखेंगे कि यशद लेपन क्या होता है। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है, यशद लेपन क्या होता है। क्या पूछा गया है, यशद लेपन। मान लो लोहा है, तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाना, जिंक को जस्ता कहते हैं, जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन। लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यशद लेपन। और देखो साथ में क्या कहते हैं इसको, लोहा और निकल, क्रोमियम, जैसे ये हो गया। तो अब इनको मिलाकर भी कई बार क्या है, अलग अलग पदार्थ बनाए जाते हैं। तो ये तो हो गई जंग से बचाने के लिए। अब मिश्रातु की बात करेंगे, किसकी, मिश्रातु की। यहां तक मिटा देता हूं मैं, आपको समझ में तो आ ही गया होगा।
मिश्र धातु की बात कर लेते हैं कि जंग से बचाने के लिए बनाई ऐसे धातुओं का निर्माण कर देते हैं जिससे कि आगे जाकर कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं हो। जैसे मान लो लोहा हो गया, लोहा हो गया, लोहे के साथ में निकिल हो गया, मान लो क्रोमियम हो गया, निकल, क्रोमियम हो गया। तो ये कैसा होगा, स्टेनलेस, ये मिलाकर तीनों को मिलाकर क्या बनेगा, स्टेनलेस इस्पात। क्या बनेगा, स्टेनलेस इस्पात। क्या बन गया, स्टेनलेस इस्पात। तो मतलब इस धातु से बनाई हुई कोई भी चीज होगी उस पर कभी भी जंग नहीं लगेगा। लोहा, निकल और क्रोमियम मिलाकर जो कभी बनाएगा, कोई भी औजार है, कोई भी धातु है, कोई भी उपकरण है, तो उस पर क्या होगा, कभी जंग नहीं लगेगा। चलो साथ में देख लेते हैं। और जैसे मान लो लोहे को कई बार क्या होता है, लोहा है तो लोहे के साथ में अगर कुछ बनाते हैं तो उसको कार्बन भी मिला लेते हैं। कभी क्या मिला लेते हैं, कार्बन भी मिला लेते हैं, क्योंकि लोहा क्या होता है, नरम होता है, मुलायम होता है। अगर मान लो लोहा गर्म होने पे क्या हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। तो उस अवस्था में क्या करेंगे, कार्बन अगर साथ में मिला होता तो उसको कठोर कर देगा। क्या कर देगा, उसको कठोर कर देगा। तो इसलिए मुलायम को गर्म होने की अवस्था में, जैसे मान लो धूप में पड़ी रहेगी कोई चीज तो थोड़ा मुलायम होने लगेगा, उसकी आकृति में फैलाव होने लगेगा। तो कार्बन इसको क्या करेगा, मजबूती प्रदान करने के लिए साथ में इसको मिला देते हैं, कार्बन की मात्रा। अब अगर बात करें आगे तो आपकी किताब के अनुसार चलें तो चलो किताब के अनुसार चलें, साथ में सोने की बात कर लेते हैं। इसी तरह जो मिश्र धातु की बात चल रही है तो सोने की बात पर कर लेते हैं। जैसे सोना हो गया, सोना शुद्ध रूप में कैसा होता है, 24 कैरेट गोल्ड। क्या बोलते हैं, 24 कैरेट गोल्ड। 24 कैरेट गोल्ड तो मतलब शुद्ध होता है 24 कैरेट। पर क्या शुद्ध सोने से धातुएं बनाई जा सकती है, मतलब गहने वगैरह धातुएं भी बनाई जाती है। जैसे मान लो बड़े बड़े जैसे सऊदी अरब हो गया, वहां पर तो सोने के तो बाथरूम है, सोने की कारें हैं, तो वहां पर भी बनाई जाती है। पर सोने की थोड़ी बना सकते हैं पूरी चीज। क्या बिल्कुल 100% सोना होगा हमारे पास, प्योर सोना, तो उससे हम कुछ बना सकते हैं, नहीं बना पाएंगे। इसको हम पूर्ण रूप से काम में नहीं ले पाएंगे। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें चांदी मिलाएंगे। सोने के साथ में हम क्या मिलाएंगे, चांदी मिलाएंगे। हो सकता है तांबा भी मिला लें, हो सकता है तांबा भी मिला लें। तो ये क्या हो गया, 24 कैरेट न होकर कौन सा कैरेट होता है, 22 कैरेट। कौन सा होता है, 22 कैरेट गोल्ड होता है। और बाकी 2 कैरेट में क्या होता है, 2 कैरेट में चांदी या तांबा दोनों हो सकते हैं। तो इस तरह से ये फिर आभूषण बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। इंडिया में तो क्या बनाए जाते हैं, आभूषण। अब अलग अलग देशों में जहाँ पर सोना बहुत अधिक है तो क्या कर रहे हैं, सोने की कारें बना रहे हैं, सोने के दरवाजे बना रहे हैं, सोने के घर बना रहे हैं। ठीक है, सब कुछ बना रहे हैं, सोने के बना रहे हैं बहुत कुछ। ठीक है, कई तो ऐसे खिलाड़ी भी हुए हैं सऊदी अरब में जो मतलब खेलते तो नहीं है पर शौक के लिए उन्होंने सोने के बेटी बना लिए। ठीक है, अब आगे बात करें सोने के बाद की मिश्र धातु के साथ में। अब देखो पारद है, पारद क्या हो गया, Hg, मरकरी, पारा। ठीक है, मरकरी, पारा। पारद क्या, पारद का जो मिश्रातु है, ये किसी भी धातु के साथ मिलकर कोई भी मान लो ये बना दिया और क्या बनेगा, मिश्रातु। कोई भी मिश्र धातु बन गया, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अमलगम। क्या कहेंगे, अमलगम। एक लाइन में याद रखने की बात है अगर अमलगम की कहें तो, कि अमलगम किसे कहते हैं, कि पारद का मिश्रातु क्या कहलाता है, अमलगम। पारद का मिश्रातु अमलगम कहलाता है। मतलब पारा किसी चीज में मिला हुआ हो, ऐसी कोई धातु बनी हुई हो, उसको अमलगम कह देंगे। एक ही लाइन में उत्तर आएगा, 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, अगर बात करेंगे तो मिश्रातु के गलनांक मैंने पहले बता दिया क्यों बनाए जाते हैं। अब देखो इसका एक और छोटे छोटे एग्जांपल साथ में आपको और बताते हैं। इससे क्या है कि गलनांक जो है कम हो जाएंगे, विद्युत की सुचालकता कम हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे उदाहरण ले लेते हैं पीतल। पीतल के बर्तन काम में आते हैं, कांसा। कांसा के बर्तन काम में आते हैं। ठीक है, शोल्डर भी हमारे बहुत काम आता है, सबने देखा हो, लगभग आपने सबने देखा है। पीतल की बात करते हैं, पीतल की बात करते हैं तो कॉपर, पीतल कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक मतलब तांबा और जस्ता।
अगर आपको समझ में नहीं आता है, याद नहीं रहता, तो तांबा और जस्ता। तांबा पीला पीला होता है ना, ये पीला हो गया। तांबा कैसा होता है? पीला। और पीला से क्या हो गया? पीतल। ठीक है। अब देखो कांसा, कांसे में क्या होगा? कांसे में भी कॉपर ही होगा, पर यहां पर देखो टिन। तो तांबा और टिन, तांबा और टिन। देखो टिन क्या है? बहुत पतला होता है। टिन क्या है? बहुत पतला होता है। जैसे टिन के चादर देखे आपने, तो इस तरह से ये अपने आप को ये क्या काला पड़ जाता है। कांसा काला काला सा पड़ा रहता है, बहुत ज्यादा गहरे रंग में होता है। ये गहरे रंग में होता है, ये उजले रंग में होता है। पीला पीला रंग चमकदार रहता है, जस्ते की वजह से चमकेगा। ये पीतल जस्ते की वजह से चमकेगा, तो इसमें चमक हो जाएगी, इसमें चमक नहीं होगी। अब बात करें सोल्डर की। सोल्डर की बात करेंगे तो ये क्या है? लेड, लेड के साथ में अगर टिन का मिश्र धातु बनाएंगे तो ये क्या बन गया? सोल्डर। क्या बन गया? सोल्डर। अब ये देखो कहां काम में आता है? विद्युत परिपथ में, जहां पर दो विद्युत धाराएं आकर मिलती है, जहां पर मान लो फ्यूज हो गया, फ्यूज हो गया, तो फ्यूज में कौन सा तार काम में आता है? सोल्डर। सोल्डर बोले तो इसको क्या कहेंगे? शीशा। इसको क्या बोलेंगे? टिन। शीशा और टिन का अब देखो क्यों? क्योंकि इसका क्या गलनांक क्या होता है? कम। गलनांक क्या होता है? कम। अब देखो अचानक से बिजली तेज आ रही है, बहुत तेज। और क्या है? जैसे मान लो दो तार है आपस में टकराने की स्थिति में, जैसे दो तार आपस में टकराने की स्थिति में, या मान लो एकदम से उसमें हाई वोल्टेज आती है, तो आते ही वो गर्म होगी। आपको पता है जैसे बिजली में तेज आती है तो बिजली गर्म भी होती है, साथ में गर्म भी होती है। और गर्म होती है, बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो क्या हो सकता है? एकदम से विस्फोट हो सकता है। जैसे तार में आपस में आग लग सकती है, आग लगने से क्या होता है? पूरा घर जल सकता है। उसमें आसपास साथ में जो भी उपकरण होंगे, टीवी, पंखा, साथ में कुछ भी होगा आपका, मान लो मोबाइल का चार्जर भी है, मिक्सी है, कोई भी है, चक्की वगैरह, तो सब कुछ उससे जल सकता है। तो इसका फायदा क्या रहेगा? जब ये फ्यूज तार में ये लगा होगा सोल्डर, फ्यूज तार में ये लगा होगा सोल्डर, जैसे ही बिजली बहुत तेज आएगी, गर्म होगी, तो इसका तो गलनांक कम है, ये बेचारा पहले टूट जाएगा। ये टूट जाएगा। फ्यूज तार कैसा होता है? जैसे मान लो, कैसे बनाते हैं इसको? ठीक है, इसको मैं बना के कोशिश करता हूं। ये बना दिया हमने। अब इसको यहां से, ये हो गया। ठीक है, चलो कोशिश की हमने बनाने की, और लगभग बन तो रहा है। इस तरह का कोई फ्यूज हो गया। अब इसमें क्या है? यहां से शुरू होगा वो लपेटना, और यहां तक जाके इस तरह से होगा। अब जैसे ही ये उसका गलनांक कम, जैसे ही बिजली तेज आई तो यहां से बीच में टूट जाएगा ना ऑटोमेटिक। टूटते ही इसका कनेक्शन इससे छूट गया, मतलब बिजली आगे नहीं जा रही, और बिजली आगे नहीं जा रही है क्योंकि आपको पता है मीटर से लेकर आगे आपके बोर्ड तक, मीटर से लेकर बोर्ड तक जो आपकी लाइन है वो होती है मोटी वायर, होती है मोटी वायर, काफी अच्छी क्वालिटी वाली वायर होती है। अगर वो गर्म होती है तो उस पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बाकी बोर्ड से लेकर आपके घर में जितने भी छोटे उपकरण है, कोई भी आपका बल्ब वगैरह है, टीवी वगैरह, तो वो होती है थोड़ी सी हल्की वायर, तो वहां पर इससे नुकसान हो सकता है। तो नुकसान को कौन बचा दिया? नुकसान को बचाने वाला कौन है? फ्यूज तार। फ्यूज तार में क्या होता है? सोल्डर। तो सोल्डर टूट क्यों जाता है? क्योंकि गलनांक कम होता है। थोड़ा सा गर्म होते ही टूट जाएगा, थोड़ा सा गर्म हुआ टूट गया। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे हम क्या पढ़ेंगे? आज का पाठ दोस्तों हमारा यहाँ पर खत्म हो चुका है, और लगभग आपकी किताब में जितने भी आपके पीछे हैं किताब में क्या प्रश्न बने हुए हैं, आपके क्वेश्चन है, लगभग मैंने सारे करवा दिए। फिर भी जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा इन क्वेश्चनों के बारे में अलग से और वीडियो बनाऊंगा, एक एक पार्ट के अलग अलग क्वेश्चन को लेके, साथ में उनकी डिटेल वाइज आपको एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, कैसे ज्यादा नंबर आएंगे और एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ये भी साथ में आपको मैं बताऊंगा। क्योंकि लिखने का तरीका सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं खुद है ना 2 घंटे पढ़ता था एग्जाम के समय में, केवल 2 घंटे
और सबसे बेहतरीन नंबर आते थे मेरे। लिखने का तरीका आपका सबसे अच्छा होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे, कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, चौथा पार्ट पढ़ेंगे यहाँ पर कार्बन एवं उसके यौगिक। इसके बाद में कौन सा पार्ट पढ़ेंगे, कार्बन एवं उसके यौगिक। तो मिलते हैं दोस्तों हमारी अगली क्लास में।